हमारी बातचीत में ही प्यार हो जाता है हमें। तो 1 साल होते ही हैं, मम्मी पापा को पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। पारो और सावन की शादी मंदिर में करवाई जाती है। मंदिर में करवाने के बाद के जो घटनाक्रम है वो इतने भयानक हैं, इतने भयावह हैं कि आज एक लड़की मात्र 6 महीने में ही विधवा हो जाती। पारो के पिता कहते हैं कि नहीं, हम दोनों को भेज रहे हैं शादी करवा करके, अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, ये गांव पे रहेंगे, हम दोनों को भेज रहे हैं। स्टेशन पे हमारी पहले वीडियो बनाते हैं कि तुम मेरी लड़की को लेकर जा रहे हो, अगर मेरी लड़की को कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में भी हमारे पीछे 2-4 गुंडे लगे हैं। तो वो बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप ने ही मुझे पैसे दिए 1.5 लाख रुपए तुम दोनों को मारने के लिए। सगा मामा बोल रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी से पूछ ले रही हूँ। और ये कह रही हैं कि मेरे दबंग पिता ने गुंडों से मेरे पति को मरवा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं। आज ऐसी ही एक कहानी मैं बताने आया हूं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के रेवती थाना के एक गांव में, जहां पे मेरी मुलाकात हुई है पारो से। पारो हरियाणा की रहने वाली हैं। हालांकि उनका जो परिवार है वो बलिया से ही बिलोंग करता है, और बलिया का ही एक रिश्ते में रहने वाला लड़का जिसका नाम सावन होता है, वो हरियाणा जाता है काम करने और रिश्तेदारी के घर में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात पारो से होती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कुछ 1 साल में जब लड़की के माता पिता यानी कि पारो के माता पिता को पता चलती है तो दोनों भयंकर विरोध करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद पारो के पिता लड़के के पिता यानी कि सावन के पिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, शिकायत करते हैं कि तुम्हारा लड़का आकर के हमारे घर पर ऐसी हरकतें कर रहा है। इस पर सावन के पिता कहते हैं कि उसका हाथ पैर मार करके तोड़ दीजिए और घर से बाहर निकाल दीजिए। इस पर पारो के पिता कहते हैं कि नहीं, हम दोनों को भेज रहे हैं शादी करवा करके, अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, ये गांव पे रहेंगे, हम दोनों को भेज रहे हैं। इसके बाद पारो और सावन की शादी मंदिर में करवाई जाती है। मंदिर में करवाने के बाद के जो घटनाक्रम है वो इतने भयानक हैं, इतने भयावह हैं कि आज एक लड़की मात्र 6 महीने में ही विधवा हो जाती है। यानी कि 6 महीने पहले उसकी शादी होती है और इन 6 महीनों में उसकी ज़िंदगी में ऐसे तूफ़ान, ऐसी हलचल आती है कि पारो इन 6 महीनों में ही विधवा हो गई। यानी कि पारो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से गुजार भी नहीं पाई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल पारो अभी बलिया में है, रेवती थाना अंतर्गत हड़िया गांव में है, अपनी ससुराल में है, और ये कह रही हैं कि मेरे दबंग पिता ने गुंडों से मेरे पति को मरवा दिया। तमाम आरोप लग रहे हैं। हालांकि जो हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि सावन ने फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली। 2 बातें हैं। पहली तो, अगर जो पारो आरोप लगा रही हैं कि मेरे माता पिता ने हत्या करवाई, उनके लोगों ने हत्या करवाई, तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले उन दोनों ने पारो की शादी क्यों करवाई सावन से। और दूसरा, अगर ये कि अगर वापस बुला करके सावन की उनको हत्या करनी थी तो वो पहली दफ़ा जब उनको पकड़े थे अपनी लड़की के साथ इश्क फरमाते हुए या इश्क करते हुए, प्रेम करते हुए, तो उन्होंने उस वक्त सावन को क्यों नहीं मारा। इन सारे सवालों का जो जवाब है वो सिर्फ एक लड़की के पास है जिसका नाम है पारो। तो पारो से हम आगे की बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। पारो ही पूरा नाम है? हाँ, पारो देवी। पारो देवी। मम्मी पापा का क्या नाम है? अनीता देवी, सुधीर सिंह। अच्छा, बलिया के ही रहने वाले वो सारे लोग? नहीं, हम्म। हम हरदोई के रहने वाले हैं। अच्छा, हरदोई के रहने वाले? हाँ, मेरा ननिहाल बलिया में है। अच्छा, ननिहाल बलिया का है। अच्छा, मतलब हरदोई के आपके पिताजी हैं? हाँ। हरदोई में आपका घर है और यहाँ पे बलिया में आपका ननिहाल। हाँ, तो हरियाणा में कहाँ पे रहते थे? हरियाणा में तड़ावड़ी में। तराउन में। तो ये जो सावन है जिससे आपकी शादी हुई थी, कब मुलाकात हुआ था आपका? ये मम्मी के रिलेशन में कुछ लगते थे तो यहाँ वहाँ पे गए थे ये। तो वहीं पे हमारी बातचीत में ही प्यार हो जाता है हमें। तो 1 साल होते ही हैं, मम्मी पापा को पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे पापा मेरे ससुर जी के पास फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा किया है, तुम बोलो हम क्या करें। तो बोलते हैं कि आप मेरे लड़के को हाथ पैर तोड़ के भगा दीजिए वहाँ से। तो बोलते हैं नहीं, मेरे लड़की को साथ ही लेकर जाएगा तो वहीं पे हमारी शादी करवा देते हैं मम्मी पापा मिलके। तो फिर बोलते हैं, मतलब फिर
हमें स्टेशन पे लेकर जाते हैं। स्टेशन पे हमारी पहले वीडियो बनाते हैं कि तुम मेरी लड़की को लेकर जा रहे हो, अगर मेरी लड़की को कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में भी हमारे पीछे 2-4 गुंडे लगे होते हैं। कैसे पता कि गुंडे हैं? जान पहचान में, मतलब वो पीछा कर रहे थे, उनके तरीकों से लग रहा था भी। अच्छा, मतलब आप लोगों को एहसास हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? हाँ। तब हम वहाँ से बचते बचाते बलिया तक आए। बलिया मेरा मामा गुंडा लेके आया था। वैसे उसने ट्रेन में ही फ़ोन किया था हमें कि मतलब लड़की को और तुम भी एक बारी हमसे आकर के मिल लो। तो बलिया में भी गुंडे लेकर आया था। तो हमारे ससुर जी मतलब बलिया तो मामा से, तो आपका बलिया का ही है ना? हाँ मामा बलिया का ही है। मामा मतलब फिर हमारे ससुर जी हमें बचते बचाते तक गांव तक लेकर आते हैं। फिर मामा धमकी देता है फ़ोन करके कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैं बोलती हूँ कि तुम्हें मेरे ऊपर बोलने का कोई हक नहीं है, मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्जी से भेजा है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने ही मुझे पैसे दिए 1.5 लाख रुपए तुम दोनों को मारने के लिए। सगा मामा बोल रहे हैं सर? हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी से पूछ ले रही हूँ। मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला हाँ पापा ने पैसे दिए थे। तो मैंने कहा चलो तुम लोगों को जो करना है तुम लोग वो कर लो। उस टाइम मम्मी ने ये बोला मैं तुम्हारा सुहाग उजाड़ दूंगी। मेरे ससुर जी की भी धमकी दी, मैं तुम्हारे घर का दीपक बुझा दूंगी। बीच में मतलब उस टाइम बहुत धमकी दी हमें। फिर बीच में सब कुछ यानी शादी से खुश नहीं थे? हाँ। वो लोग शादी से खुश नहीं थे? हाँ। तो फिर शादी क्यों कराया उन लोगों ने? ये हमें नहीं पता, शायद उनको ऐसा लगता होगा हमारी इज्जत बचाने के लिए। उनको लगा होगा कि ऐसा शायद मैं भाग सकती हूँ, क्योंकि ऐसा होता रहता है, कितने लोगों के साथ हो चुका है। इसीलिए उसके बाद मतलब बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। बीच में मेरी मम्मी मुझसे बात करने लगती है, उन सब पूरी फैमिली एक हो जाती है। जैसे लगा था अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद उनके पास उनके ठेकेदार फ़ोन करते हैं, को बोलते हैं सावन तुम यहाँ पे काम करना है, जो कोई कारीगर नहीं है। तो बोलते हैं सावन क्या काम करता था? मशीनें चलाते थे वो। अच्छा। तो बोलता है कि मैं आ नहीं सकता हूँ, ऐसी ऐसी बात है, मेरे जान को खतरा है अभी उधर। तो बोलते हैं मैं गारंटी लेता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और बाकी पूरी फैमिली से भी बात करते हैं, सबसे गारंटी लेते हैं कि मैं सावन को कंपनी के अंडर में, जब तक सावन यहाँ पे रहता है मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ। ये वहाँ पे जाते हैं, 27 तारीख तक काम करते हैं। 27 तारीख की रात, 27 तारीख के 2 दिन पहले भी मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि मैं तुम्हारा सुहाग उजाड़ दूंगी, तुम दीपावली अच्छे से नहीं मना पाओगी। और उसके बाद उनको भी फ़ोन करके मेरे फूफा जी ने मतलब गाली बहुत सारी दी थी। तो 27 तारीख के रात में मैं उनको ये सारी बातें बताती भी हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोलते यहाँ हैं के लोगों को बताया, अपने ससुराल के लोगों को बताया किस तरह से धमकी मिल रही है, जान का खतरा है? नहीं, मैंने इन लोगों को इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा इन लोगों का स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ही मतलब वो लोग हमें धमकियाँ दे रहे थे, इसीलिए हमें ऐसा लगा। मैंने उनको पहले बताया तो उन्होंने कहा घर में किसी को मत बताना, क्योंकि ये हमेशा का है उन लोगों। सावन ने कहा कि घर में मत बताना। हाँ, ये सारी धमकियाँ देते रहते हैं वो लोग। तो मतलब 27 तारीख की रात में उनके 4 नए नए दोस्त बने थे, वो आए, मतलब पार्टी शार्टी की। उसके बाद वो जब चले गए तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है। उनकी आंखें छोटी छोटी पूरी रेड रेड सी हो गई थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या भी, कुछ खिला दिया था लोगों ने? हाँ शायद से नशे की दवाई, क्योंकि बोल रहे थे मेरा सर भी घूम रहा है। तो मैंने कहा ये होता तो रहता है। पुलिस में फोन नहीं किया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ अप्रत्याशित हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो पुलिस में फोन करना चाहिए था ना? तो इतना किसी को लगता थोड़ी नहीं है, हमें लगा नॉर्मल तबीयत खराब हो गया होगा इसीलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुमको आना कब है? तो उन्होंने कहा ठेकेदार ने कहा है सिर्फ आज रात भर रुक जाओ, मैं तुम्हारा कल हिसाब कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं बात कर ही रही थी उनसे, तो उन्होंने बोला मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा 10 मिनट और बात करो। उनके हाथ पे किसी ने जब मारा तो मैंने अपने मम्मी पापा का फेस थोड़ा थोड़ा सा देखा था। अच्छा, वीडियो कॉल था वो? हाँ वीडियो कॉल था। उसके बाद अचानक से फ़ोन कट गया। उसके बाद फ़ोन किया, मैसेज किया, ना कोई कॉल का रिप्लाई आया ना मैसेज का रिप्लाई आया उधर से। उसके बाद सुबह मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा तबीयत ख़राब। तो मैंने ठेकेदार का नंबर अपने ससुर जी से लिया, उसके पास फ़ोन किया तो उसने कहा सावन ने सुसाइड कर लिया है। तो उसके बाद बड़े पापा ने बात की, मैंने बात नहीं की। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती हूँ, मेरे को लगता है कि शायद झूठ बोल रहा होगा ये,
तो मैंने अपने मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी को बोला वहाँ जाने को। मम्मी को करीबन जाने में वहाँ लगता है आधा घंटा, और मम्मी मुझे 2-3 मिनट के बाद ही फ़ोन करके बोल रही है कि हाँ बेटा ऐसी ऐसी बात है। यानी उनको पहले से ही पता था? हाँ, तो मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं, मैंने फ़ोन कट करके रख दिया। फिर शाम हुई, मैंने शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा कोई गम कोई दुख नहीं है आपको पापा जी? मैंने अपने पापा के पास कॉल लगाया, वो बोल रहे नहीं मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पार्टी मना रहा हूँ। तो मैंने कहा जब आप इतने ही खुश हो तो आप वहाँ लाश उतरवाने क्यों गए थे? आप वहाँ गार्जियन बन के क्या करने गए थे? और हमने पुलिस वालों से बोल भी रखा था, कंपनी मतलब ठेकेदार से भी कहा था कि अगर जब तक हमारे फैमिली में से कोई जाता नहीं है आप लोग लाश को टच तक नहीं करेंगे। तभी भी उनका बॉडी उतरवा दिया जाता है वहाँ से। तो मैं पापा से पूछती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो उन्होंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं, हम यहाँ पार्टी मना रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कल ही आप लोगों के खिलाफ आके वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करूँगी। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम आई ना तो तुम्हारे पति के साथ जैसा हुआ है तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार के साथ भी वैसा ही होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी से भी बात की। मम्मी बोल रही है मैं सुबह 5 ही बजे देखने गई थी, मतलब सावन वहाँ पे वॉशरूम से घर में घुसा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम वहाँ सुबह सुबह कंपनी में 5 बजे करने क्या गई थी? उसके बाद मम्मी ने फ़ोन काट दिया, उसके बाद हमारी बातचीत बंद हो गई। तो कहीं पुलिस में कंप्लेंट वगैरह किया? हाँ, रेवती थाना में गए तो थे, लेकिन रेवती थाना ने कुछ किया नहीं। उन्होंने बोला जहाँ का केस है वहाँ पे जाओ। ऑनलाइन एफआईआर नहीं कराया? नहीं, कर ही नहीं रहे हैं वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो यहाँ से लोग गए थे कि नहीं वहाँ पे? वहाँ गए थे, मेरे ननद के हस्बैंड गए थे वहाँ पे। तो वो आए तो हमें बताए भी कि वहाँ मतलब जो सुधीर है वो बहुत सारे गुंडे लेके, मतलब सुधीर कौन है? मेरे पापा। अच्छा। सुधीर है जो वहाँ पे बहुत सारा गुंडा लिया हुआ था, मेरे को भी बुला रहा था, बोल रहा था तुम थोड़ा इधर आओ, मुझे भी धमकी दे रहा था, डरा रहा था कि तुम भी यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो मैं मतलब वो शाम को बहाना मार के वहाँ से आ जाते हैं, तो सुबह वो बॉडी लेकर आते हैं, यहाँ पे बॉडी लेकर आते हैं वो। बॉडी यहाँ पे आई थी? हाँ, बॉडी यहाँ पे आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है कि नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसलिए नहीं मिला है, बोल रहे हैं पहले तो वो बोल रहे आजकल कर रहे हैं, और जो मतलब जहाँ पे वो लेकर गए थे जिस हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से पहले से मेरी मम्मी पापा का जान पहचान भी है। तो पोस्टमार्टम से सरकारी अस्पताल में होता है ना? नहीं नहीं, वो लोग वहाँ पर नहीं लेकर गए थे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ था? हुआ था, पोस्टमार्टम तो हुआ था। तो वो तो सरकारी हॉस्पिटल में ही होता है। नहीं नहीं, लेकिन बॉडी वो लोग उतरवाए, जो भी किए वो लोग वहाँ पे किए। तो भाई लेके जाएंगे जब पोस्टमार्टम हाउस पे, तभी ना पता चलेगा कि कैसे डेथ हुआ है। बंदे ने खुद से हैंग किया है कि कोई कुछ खिला के मारा है कि गला दबा के मारा है या कैसे मारा, तभी तो पता चलेगा। लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं ना भेज रहे हैं। तो कोई गया था लेने, वहाँ पता करने गया था? हाँ, वहाँ पे मेरे ननद के मतलब हस्बैंड गए थे वहाँ पे, बहुत पता किए, लेकिन उनसे भी कहाँ कहाँ पता नहीं, ज़बरदस्ती जहाँ जहाँ उनके साइन नहीं चाहिए होते थे वहाँ पे भी उन लोगों ने उनका साइन करवाया है, सिर्फ ज़बरदस्ती डरा धमका करके। उसके अच्छा, बाद अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। जैसे तुम्हारे पापा मम्मी को जब पता चला तुम दोनों की शादी करवा दिया, और अभी जो आप बता रही हो कि आपके हिसाब से आपके मम्मी पापा ने आपके पति को मारा है, यही ना कहना चाह रही हो आप? हाँ। हाँ। तो जब सिर्फ आप जानती थी, आपका पति जानता था और आपके माता पिता जानते थे, और उसके अलावा तो कोई नहीं जानता था, तब अगर वो चाहते तो उस वक्त भी सावन की हत्या कर सकते थे, आपको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, शादी करवा दी। तो फिर जब शादी करवा दिया, भेज दिया, तो फिर क्यों हत्या करेगा कोई? मुझे नहीं पता, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। अब मैं किसी के अंदर जान तो नहीं सकती ना, उसके अंदर उसके मन में मतलब उसके दिल में क्या चल रहा है। उनके जो मन में आया, उनके दिल में जो आया, उन्होंने वो किया। शायद उनको लगा था कि मेरी बेटी इसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, वो फिर से हमारे पास आ जाएगी, शायद इसलिए उन्होंने शादी करवा के हमें यहाँ आराम से भेज दिया। लेकिन मैं यहाँ वो तो खुश चाहते, अब सावन के पापा ने कह ही दिया था कि हाथ पैर मार के तोड़ के उसको घर से बाहर निकाल दो। वो भी कर सकते थे कि वहां से सावन को भगा देते, जाओ यहाँ से, तब भी तो तुम उनके पास रह जाती। उनको ऐसा नहीं ना लगा होगा, मैं उनके अंदर नहीं ना घुस के देखी थी कि उन लोगों के मन में, उन लोगों के दिल में क्या चल रहा है। सावन कैसा लड़का था? सावन बहुत अच्छा लड़का था, सबसे मिलजुल के रहता था, मतलब मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और ना ही वहाँ पे उसकी किसी से दुश्मनी थी, इसीलिए। और अगर मेरे पे भरोसा नहीं, आप पूरे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं,
सबसे मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। इकलौता लड़का था अपने माँ बाप का? हाँ। दूसरा कोई और लड़का नहीं है? नहीं। बहनें? 3 बहन है, 2 की शादी हो गई है, 1 बची हुई है छोटी। मतलब पूरी जिम्मेदारी भी घर की उसी लड़के पे थी। हाँ। अभी आगे का क्या सोचा है पारो? अभी तो आ, आपने बताया कि आपके माता पिता की वजह से आपके पति की जान गई है और आप ससुराल में हैं। यहाँ पे लोगों का क्या बिहेवियर है? कोई आपको परेशान तो नहीं करता कि तुम्हारे माँ बाप ने हमारे बेटे को मार दिया? नहीं नहीं, इन लोगों का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे साथ रहते हैं वैसे से मैं बता रही हूँ कि इन लोगों को मेरे ऊपर कोई शक नहीं है, जबकि उसमें मेरी थोड़ी बहुत गलती थी क्या गलती? कि मैंने इन लोगों को बताया नहीं कि मेरी मम्मी मुझे धमका रही है। बताना चाहिए था ना। अगर बताते तो हो सकता है कि ये लोग कुछ करते, कुछ ना करते तो कम से कम अपने बेटे को रोक लेते, बुला लेते, वहाँ से हटा लेते। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके मना कर दिया ना कि मेरे घर वालों को मत बताना, वो लोग चिंता में आ जाएंगे, इसीलिए। तो आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? आगे अब यहीं रहना है, इन लोगों को संभालना है, इन लोगों को देखना है। पढ़ाई लिखाई कितना किया? पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया। हरियाणा में रहती हो शहर में और पढ़ाई नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण है? वो तो मम्मी पापा को पता होगा, मुझे नहीं पता है। स्कूल भेजा ही नहीं उन्होंने? नहीं। पूछा नहीं कभी मुझे भी स्कूल जाना है? नहीं, उन लोगों से मैं उतना बात भी नहीं करती थी। क्या वजह है? ऐसी उन लोगों का बिहेवियर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता था। उनके लिए ऐसा लगता था कि उनका परिवार कुछ नहीं है, पैसा ही सिर्फ है जो भी है उनके लिए। बातचीत से तो नहीं लग रहा है कि पढ़ी लिखी नहीं हो। अब मैं वहाँ रही हूँ, वहाँ से मैंने बोलना सीखा है, हर चीज़ वहाँ से सीखा है मैंने, इसीलिए। कोई काम धंधा भी करती थी या घर पे ही रहती थी? नहीं नहीं, मैं कोई काम नहीं। किसी फैक्ट्री वगैरह में? नहीं नहीं, मैं कोई काम नहीं करती थी। कोई काम नहीं करती थी ना। आगे ये जो यहाँ के परिवार के लोग हैं वो क्या कहते हैं? अच्छे से रहते हैं मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। लोग नहीं कहते कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, कैसे रहोगी ऐसे अकेले इस घर में? जिसके सहारे तुम आई थी अब तो वो भी चला गया। तो अभी लोग मेरे सहारे पे है ना। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे को अब ये इंसाफ दिलाएगी, तो मैं इनके लड़के को पूरी पूरी कोशिश करूंगी इंसाफ दिलाने की। अब मैं बता नहीं ना सकती हूँ कि मेरी किसी को भी अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में पता नहीं ना होता है, तो मुझे भी एक सोच तो होती है कि हमें ये करना है। इंसाफ कैसे दिलाओगे? घर में बैठ के तो इंसाफ मिलना नहीं है। अगर जब ये जहाँ पे हुआ है, ये सारा इंसिडेंट हुआ है, सारी घटना हुई है, और अगर तुम वाकई सावन से प्यार कर रहे थे पारो, तो तुमको वहाँ जाना चाहिए था, हरियाणा में जाना चाहिए था, है ना? लेकिन मेरी फैमिली भी उस टाइम सक्षम नहीं थी कि हम वहाँ जा सके। उस टाइम हमारा घर पूरा परिवार टूट चुका था। अभी हिम्मत हम लोग कैसे कैसे करके बांध रहे हैं। वहाँ जाती कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, क्या नहीं है, किसने मारा, कुछ तो पता चल पाता। वहाँ पे एफआईआर करवाती। लेकिन वहाँ पे हमें धमकी खुद उन लोगों ने खुल के दे रखी है ना कि तुम लोग आओगे, अगर मैं ही मर जाऊंगी तो मैं अपने पति को इंसाफ क्या दिलाऊंगी। वो लोग तो और ज़्यादा खुश होंगे कि जिसको हम मारना चाहते थे वो भी मर चुकी है। इसीलिए अभी मेरे से यहाँ से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, और शायद वहाँ जाने की मैं पूरी कोशिश भी करूँगी। वहाँ जाऊँगी, मैं कभी ना कभी तो जाऊँगी, और कभी ना कभी तो उन लोगों से मेरी भी ऐसी मुलाकात होगी। 18 साल उम्र बताया ना। देखिए ये पारो हैं, हरियाणा की पारो। इनके माता पिता हरदोई के रहने वाले हैं। ननिहाल इनका इसी बलिया में है, और बलिया के ही रेवती थाना अंतर्गत हड़िया गांव में का रहने वाला वो लड़का सावन, जो बड़े प्यार से ब्याह करके लाया था। हालांकि पारो के मम्मी पापा ने ही वो शादी करवाई थी, और पारो के हिसाब से, पारो के मुताबिक इसके माँ बाप ही इसके पति के जान के दुश्मन बने हुए थे। और पारो ने बातचीत में ये भी कहा कि मेरे से भी थोड़ी गलती हो गई, अगर मैंने सही समय पे इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद जो मेरा यहाँ का परिवार है वो सचेत हो जाता और इतनी बड़ी घटना नहीं होती, और सावन आज हमारे बीच में होता। बहरहाल पारो की ये जो दुख भरी कहानी है सावन के परिवार की, क्योंकि इकलौता बेटा था इस परिवार का जो अब नहीं है, और 6 महीने की शादी में पूरी दुनिया उजड़ गई, पारो की भी और सावन के परिवार की भी। और आप सोच के देखिए ना कि एक माता पिता एक बच्चे को जब जन्म देते हैं, एक माँ जन्म देती है, तो कितने सालों में उसे बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसको खिला पिलाकर बड़ा करती है, ताकि ये बच्चा आगे चल कर के हमारा परिवार का खेवनहार बनेगा। और वही खेवनहार
आज प्यार इश्क मोहब्बत के चलते इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, काल के गाल में समा चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पारो को और साथ ही सावन के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।